हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक नाउ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो फिजिक्स की सीरीज को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर्पस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके, और दूसरे अदर स्टूडेंट्स जो हैं उन तक भी इस लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज से क्या कर सके, फ़ायदा उठा सके। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट फिजिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द HSC, और इस फियर को डर करने के लिए मैंने सीरीज को स्टार्ट किया है। फिजिक्स के सेक्शन 2 को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां पर आप लेस इफर्ट के जरिए मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है? उन्हीं चैप्टर्स में से एक चैप्टर मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। ये एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बोर्ड के अंदर इसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? बोर्ड के अंदर इससे काफी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। यहां पर जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रोटेशन ऑफ अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में तो एक टॉपिक है, लेकिन इससे कितने क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं? 3 क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलेगा कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि प्रूव दैट अ रोटेटिंग बार मैग्नेट केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परफॉर्मिंग अ लीनियर SHM। और थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है क्वेश्चन? डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बार मैग्नेट placed in a uniform magnetic field, placed in a uniform magnetic field। क्लियर है? तो क्या बोला फॉर्मूला कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए किसका? ऑफ अ रोटेटिंग बार मैग्नेट, जिसको प्लेस किया गया किसके अंदर? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 2 से 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा और ये इंतहाई इजी डेरिवेशन है। आगे देखते हैं हम लोग। अब कंसीडर करेंगे कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करेंगे, तो ये जो पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल लाइंस जो होती है इक्वली स्पेस्ड होती हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर है? तो ये जो पैरेलल लाइंस है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? बी से रिप्रेजेंट करूंगा। बी इज नथिंग बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने क्या सस्पेंड किया है? तो इसमें हमने प्लेस किया इसको, एक बार मैग्नेट को। क्लियर है? तो इसमें एक बार मैग्नेट को प्लेस किया जाएगा। ये बार मैग्नेट हो गया जिसको हमने प्लेस किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वी हैव प्लेस्ड अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट हो गया और ये क्या हो गया? साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट हो गया। हम जानते हैं ऐसी लाइन, द लाइन जॉइनिंग द 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, और मैग्नेटिक एक्सिस के अक्रॉस ही ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इंप्लीमेंट होगा। तो एमओ क्या हो गया? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। क्लियर है? विच इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। और ये लाइन किसको बता रही है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि जब इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा तो टॉर्क के एक्ट करने की वजह से ये मैग्नेट रोटेट करना शुरू करेगा। क्लियर है? तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ टॉर्क द बार मैग्नेट विल स्टार्ट
रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो बार मैग्नेट होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना शुरू कर देगा। क्लियर? तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क हम लोग जानते हैं कपल ऑफ फोर्स होता है, व्हेन अ पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कॉमन बॉडी, एक्टिंग ऑन अ सिंगल बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन विच लीड्स टू द रोटेशन ऑफ दैट बॉडी इज नोन एज द टॉर्क। ये हम पहले से जानते हैं, 11th में हमने पढ़ा था। ये टॉर्क क्या होती है कि पेयर ऑफ फोर्स होती है, सिंगल बॉडी पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है। क्लियर है? तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कितना होता है? थीटा होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया किसी बीच में, टॉर्क एक्टिंग ऑन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ये मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से यहाँ पे। तो ये पैरेलल लाइन किसको बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को बता रही है। एमओ किसको बता रहा है बोलो? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को बता रहा है। बी किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को बताएगा। और थीटा क्या हो गया? एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कंसीडर अ बार मैग्नेट is kept in a uniform magnetic field in such a way that, अब अगर हम चाहते हैं कि ये मैग्नेट क्या हो? अपनी पोजीशन से हटे और रोटेट करना शुरू हो, डिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैग्नेट को उसकी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस करने के लिए हमें वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड एज वी नो दैट वर्क डन परफॉर्म विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द मैग्नेट। जो हम वर्क डन करेंगे तो वर्क डन के जरिए ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, बार मैग्नेट के अंदर। क्लियर है? तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डायग्राम के नीचे कि भाई एमओ क्या हो गया आपका? तो एमओ हो गया आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? बी क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। थीटा क्या हो गया? एंगल मेड बिटवीन MO एंड B। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। तो आगे क्या है? टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट। क्लियर? नेक्स्ट W क्या हो जाएगा? वर्क डन परफॉर्म्ड टू रोटेट अ बार मैग्नेट। वर्क डन परफॉर्म टू रोटेट अ बार मैग्नेट। UM क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बार मैग्नेट। स्टोर्ड इन अ बार मैग्नेट। क्लियर है? तो ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम लोग एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एमओ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। ये दोनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी? टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी हो गया। क्लियर है? ये डायग्राम मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब हम जानते हैं यहाँ पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो कौन सा टॉर्क हो गया? रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ऑफ अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट। एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट। अभी डायग्राम में भी हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो टॉर्क है ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। दैट टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होने की वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा टॉर्क का आपका? तो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आया, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है? साइन थीटा आता है। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। ये अभी हमने ड्राइव कर लिया। अब अगर हम लोग मैग्नेट को उसकी एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो टू डिस्प्लेस
a bar magnet from its actual position, we have to perform work done, हमें वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, which is represented as तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला, अगर स्मॉल वर्क डन परफॉर्म हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे फोर्स के पर्पस के लिए कौन काम कर रहा है? टॉर्क काम कर रहा है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम लोग टोटल वर्क डन ऑब्टेन करना चाहते हैं तो टू ऑब्टेन द टोटल वर्क डन, टू ऑब्टेन द टोटल वर्क डन, to obtain the total work done, we have to integrate above equation between the limits, we have to integrate above equation between the limits 0 to theta। क्लियर है? अगर हम चाहते हैं कि अपने को टोटल वर्क डन ऑब्टेन हो जाए तो इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा टाउ इनटू दी थीटा। अभी ये कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन से फॉर्मूला क्या मिला था? टॉर्क का। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा 0 टू थीटा। टॉर्क की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? एम बी साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। As orbital magnetic moment and the magnetic field induction are constant term, they should be removed outside the integration। अरे क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो m और b कांस्टेंट टर्म थी, इसलिए इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर हम लोग निकाल देंगे। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। क्लियर? तो 0 से लेकर थीटा तक क्या बचा यहाँ पे? साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया। अभी साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है? तो वर्क डन इज इक्वल टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनटू क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगी तो माइनस एम नॉट बी कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा वर्क डन। क्या ऑब्टेन हो गया? आपको वर्क डन मिल गया। और यही वर्क डन जो होगा कैसे फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड as potential energy। therefore um यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to माइनस एम नॉट बी कॉस थीटा। तो एमओ यानी क्या हो गया? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गया और कॉस थीटा हो गया। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। इज दैट क्लियर? यहां तक अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसका आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके नाउ, अब अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया तो इसके आगे भी वो एक्सटेंड करेगा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। किसका बोलो? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ रोटेटिंग बार मैग्नेट। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? अब अगर ये 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया तो इसकी डिफरेंट कंडीशंस भी पूछेगा और उन डिफरेंट कंडीशंस को आपको बताना पड़ेगा। तो अगर डिफरेंट कंडीशंस की बात करेगा तो ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। क्लियर है? तो वो डिफरेंट कंडीशंस क्या हो सकती हैं ये हम देखते हैं। तो कंडीशन ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ बार मैग्नेट। क्लियर है? केस 1,
फर्स्ट केस देखते हैं हम। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि m, तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब दैट इज MO एंड B ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये तो पैरेलल हो गया, क्लियर है। आगे देखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इन दैट केस विल बी UM इज इक्वल टू माइनस M नॉट B कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। एंगल कितना है 0 है, तो माइनस M नॉट B इंटू कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, तो माइनस M नॉट B। अरे क्लियर है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितना होगी 1 होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गया इंटू 1, तो क्या मिल गया माइनस M नॉट B। ये आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन होगी। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है कि ये वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी की ये क्या है मिनिमम है, तो इट इज दी मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर वैल्यू मिनिमम है तो स्टेबिलिटी ऑफ बार मैग्नेट क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ बार मैग्नेट। इस कंडीशन में बार मैग्नेट क्या होगा मैक्सिमम स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी इस केस में। तो अगर एनर्जी मिनिमम हुई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ये फर्स्ट केस देखा अभी हम लोगों ने। अभी केस 2 देखते हैं, सेकेंड केस। तो जब केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 में क्या हो जाएगा, सेकेंड केस की बात करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कब होगा जब M और B दोनों एक दूसरे क्या हो जाए एंटी पैरेलल। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट इज MO वेक्टर एंड B वेक्टर आर एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन कीजिए, तो UM इज इक्वल टू माइनस M इंटू बी, माइनस M इंटू बी क्या है कॉस थीटा, तो माइनस M इंटू बी इंटू कॉस 180 डिग्री हो गया। कॉस 180 की वैल्यू कितना होती है -1 होती है, तो माइनस M इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्लियर है। तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस MB हो जाएगा, MOB ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। तो UM, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड मिनिमम स्टेबिलिटी ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की यहां पे क्या होगी मिनिमम स्टेबिलिटी हो गई, क्लियर है। ये सेकंड केस हुआ। तो अगर वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। केस 3 देखते हैं, केस थर्ड केस देखते हैं। तो जब थर्ड केस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थर्ड केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो थर्ड केस में हम फॉर्मूला देखते हैं। केस 3, थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, दैट इज बार मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया बार मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया।
देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी अब डिटरमाइन करो, तो UM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m0 b इंटू कॉस थीटा, तो माइनस MOB कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है, तो माइनस m0 b इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी क्या होगी, 0 हो गई। अरे क्लियर है क्या, कोई डिफिकल्टी नहीं है, इतना बात समझ में आएगी नहीं। तो ये 3 केसेस क्या करने पड़ेंगे आपको, डिटरमाइन करने पड़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के आगे आपको ये एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर एग्जाम के अंदर पूछा गया। एक बार देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गॉट इट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा बच्चों हमने, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ओल्ड सिलेबस की टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर ये डेरिवेशन मौजूद है। तो इसके बिहाफ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है। सेम टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, सेम टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए कि अगर बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो वो SHM परफॉर्म करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है या ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये प्रूफ करना होता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। क्या हो गया सेकेंड क्वेश्चन, तो प्रूफ दैट a rotating bar magnet performs angular SHM। रोटेटिंग बार मैग्नेट एंगुलर SHM परफॉर्म करता है, इस बात को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर, कि प्रूफ दैट एंगुलर SHM परफॉर्म्स द रोटेटिंग बार मैग्नेट परफॉर्म्स द एंगुलर SHM। तो इस पर्पस के लिए हमें 2 तरह के टॉर्क के बारे में जानना जरूरी है। तो हम कंसीडर करेंगे कि ये कंसीडर कीजिए एक बार मैग्नेट है, इसको हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया और इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, टॉर्क अप्लाई किया। कौन सा टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क। जब डिफ्लेक्शन टॉर्क इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये क्या होगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। और कैसे डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा, दिखा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है किसकी वजह से, डिफ्लेक्शन टॉर्क की वजह से। आफ्टर द सम टाइम when the effect of the deflection torque has been finished, it will rotate in the anti-clockwise direction। जैसे ही डिफ्लेक्शन टॉर्क का इफेक्ट खत्म होगा वैसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। और यहां पर जो फोर्स लग रही है, यहां पर जो टॉर्क लग रहा है, उसको हम लोग कौन सा टॉर्क बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। कौन सा टॉर्क बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क का सहारा लेकर यहां पर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप क्या लिखेंगे, कंसीडर अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। After the application of the deflection torque, it will start rotating in clockwise direction in the uniform magnetic field. After some interval of time, when the effect of the deflection torque has been completed, the magnet will rotate in the anti-clockwise direction due to the effect of the restoring torque. Clear है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे the formula of, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, the formula of a deflection torque is, the formula of deflection torque is, तो बहुत लंबी लिख दिया मैंने, the formula of a deflection torque is, तो formula of deflection torque क्या होता है, तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे torque is equal to I into d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर। अब यहां पर मेंशन करना है हमें, देखो बच्चों ये टॉर्क कोई और टॉर्क नहीं है, ये वही टॉर्क है जो हमने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा था। क्या, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा।
ये वही चीज है, अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? एंगुलर एक्सेलरेशन का है। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे वेयर, ये टाउ क्या हो गया? डिफ्लेक्शन टॉर्क हो गया, डिफ्लेक्शन टॉर्क। आई क्या हो गया आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर क्या हो गया आपका? तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? यहां पर मेंशन कर देना है, सिंस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर? तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क इज, तो फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, तो फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क, तो टाउ इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क? एनीवन कैन से दैट? टाउ इज इक्वल टू, यस, एम बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो गया किसका? रिस्टोरिंग टॉर्क का। क्लियर? ये इक्वेशन सेकेंड होगी, वेयर जहां पर टॉर्क क्या हो गया ये, क्लियर? ये टॉर्क को क्या बोला जाएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क विच विल एक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एम, व्हाट इज द एम? तो एम ओ इज नथिंग बट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। बी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सबको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गया। और थीटा, एंगल बिटवीन बी एंड एम ओ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अभी हम लोग दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में भी टॉर्क इज इक्वल टू था, सेकेंड इक्वेशन में भी टॉर्क इज इक्वल टू था, इसलिए दोनों इक्वेट हो जाएंगी। एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर जो एम बी नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस एम बी आएगा। क्लियर है? हमने जो फॉर्मूला राइट किया तो क्या था? माइनस एम बी साइन थीटा, तो ये माइनस साइन के साथ आ गया, माइनस एम बी साइन थीटा। अभी आई को इधर मूव करवा दीजिए आप, तो जब आई इस तरफ मूव करके आ जाएगा तो एम बी बाय आई माइनस ऑफ एम बी बाय आई साइन थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। क्लियर है? यह आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अभी हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज, परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है हम लोग को उस पार्टिकल की जो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है। तो वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फोर्थ इक्वेशन होगी। ऑन कंपेयरिंग किसको? थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमको क्या मालूम पड़ा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या है? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर है। क्लियर? यहाँ पर क्या है? एम बी बाय आई है, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। अरे क्लियर है क्या? तो यहाँ पर एक स्टेप मिस हो गई है। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि अगर एंगल बहुत स्मॉल है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बहुत स्मॉल है, तो एंगल बहुत स्मॉल होने की वजह से साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो उस स्टेप को मैं लिखता हूं कि साइन थीटा, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, therefore sin theta will be approximately equal to theta हो जाएगा। Now the formula will becomes, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस एम बी बाय आई, क्लियर, इंटू थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर।
क्लियर है? तो माइनस एम बी बाय आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब हम जानते हैं कि एम बी बाय सिंस एम बी बाय आई इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म है, देयरफॉर डी स्क्वायर थीटा विल बी डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, और डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट दी अल्फा, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम लोग लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स द, बोलो लीनियर, तो लीनियर नहीं एंगुलर एसएचएम हो गया। अबव रिलेशन रिप्रेजेंट्स लीनियर एसएचएम, तो लीनियर एसएचएम नहीं एंगुलर एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना है आपको, ध्यान से पेपर में लिखना है, एंगुलर एसएचएम। तो इट इज द रिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। क्लियर हो गया? ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपसे फ्रेम हो सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इज दैट क्लियर? तो इट इज द सेकंड इक्वेशन which may be asked in your examination that to prove a rotating bar magnet in a uniform magnetic field it performs the angular SHM। कि अगर रोटेटिंग बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो क्या परफॉर्म करेगा, SHM परफॉर्म करेगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसी में एक क्वेश्चन और फ्रेम हो जाएगा। कंप्लीटेड? इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए आप। तो अगर आपको बोलेगा कि प्रूफ करो कि ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो यहां तक आपको डेरिवेशन करना रहेगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ बार मैग्नेट रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको इस फॉर्म को चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया वो बताता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव द फॉर्मूला of a time period of bar magnet, रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे लिख लेना। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3। तो सेम डेरिवेशन आपको करना है, सेम डेरिवेशन आपको करते हुए चले जाना है। जैसे ही आप पहुंचेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 3 पर, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलना रहेगा आपको। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 3 पर पहुंचेंगे उसके बाद ही फौरन आपको क्या लिखना पड़ेगा कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर एसएचएम इज, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम? तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज नथिंग बट द डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अभी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस, थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो गया, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर हो गया। एक्स के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, थीटा है, और ओमेगा की प्लेस पे क्या हो गया, एम बी बाय आई हो गया। तो इसीलिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एम बी बाय आई। ओके, ओमेगा के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एम बी बाय आई हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आपको ऑब्टेन्ड हुआ वो एम बी बाय आई हो गया। सिंस फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड? Formula of time period is T is equal to 2 pi by omega. T is equal to 2 pi by omega. That's why the above formula will become 2 pi by under root mb by I, and the final equation will be 2 pi under root I by mb. Clear? Which indicates that time period of a rotating bar magnet is directly proportional to moment of inertia but inversely proportional to orbital magnetic moment and magnetic field induction। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया जो आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और एक मरतबा इसको देख लें। क्लियर?
ओके नाउ, तो ये अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अभी जो हमारा टॉपिक आता है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का आता है। किसका आता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला आपको? डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एंड तो ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो डिराइव द फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला डिराइव करने बोला? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का। तो इस तरह से लिखना है क्वेश्चन, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन in its orbit। एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अभी हम लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सॉल्यूशन, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in a circular orbit in clockwise direction in such a way that the direction of orbital magnetic moment and angular momentum associated during its motion are perpendicular to the plane of paper। क्या मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस O, तो उस दौरान जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा और एंगुलर मोमेंटम होंगे, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे किसके अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमने बात यहाँ पर मेंशन कर दी। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आप बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कैसे डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके अक्रॉस जो करंट का फ्लो होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और यहाँ से लेकर सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन खींची गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। क्लियर? तो आर क्या हो गया? तो ओ क्या हो गया बोलो? ओ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। क्लियर है? ई क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। क्लियर है? आई क्या हो गया? करंट। एम ओ क्या हो गया? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। इट इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। एल क्या हो गया आपका? एंगुलर मोमेंटम। एम ई क्या हो गया? एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। वी क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टी क्या हो गया? टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन। टाइम यानी टाइम पीरियड हो गया। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला
तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू फ्लो ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे डायरेक्शन में हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट का फ्लो कैसे डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला ऑफ अ करंट एसोसिएटेड ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज associated during flow of electron is, what is the formula of current associated during the flow of electron? तो I is equal to, हम जानते हैं चार्ज बाय टाइम होता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E हो गया और टाइम क्या हो गया? कैपिटल T हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड की बात करते हैं तो T इज इक्वल टू वॉट? 2 पाई बाय ओमेगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। आगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से I इज इक्वल टू, ये T की प्लेस पे मैं 2 पाई बाय ओमेगा प्लेस करूंगा तो E बाय T की प्लेस पे 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या मिल गया? E ओमेगा बाय 2 पाई मिल गया। E ओमेगा बाय 2 पाई। अब ओमेगा की जगह पे हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EV बाय 2 पाई R। ये V बाय R कहाँ से आया? तो सिंस हम जानते हैं V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय R हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या मिल गया आपको? I इज इक्वल टू EV बाय 2 पाई R मिल गया। क्लियर? ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी? थर्ड इक्वेशन। अभी फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज, फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज MO इज इक्वल टू I इंटू A, वेयर I करंट फ्लोइंग थ्रू द, करंट हो गया, करंट जनरेटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A क्या हो गया? तो A एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। तो MO इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। तो बाय थर्ड इक्वेशन MO इज इक्वल टू I के प्लेस पे क्या रख देंगे? EV बाय 2 पाई R इंटू A के प्लेस पे पाई इंटू R स्क्वायर हो गया। R से R स्क्वायर कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, क्या मिल गया आपको? EVR बाय क्या मिल गया? 2 मिल गया। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, आपको मिल गया। यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना था। क्लियर? इट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एक बार देख लीजिए। अब अगर आपको बोला कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इन टर्म्स ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो फॉर्मूला ऑफ MO in terms of gyromagnetic ratio, गायरोमैग्नेटिक रेशियो के फॉर्म में लिखकर बताओ। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? मैं आगे आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो गायरोमैग्नेटिक रेशियो के फॉर्म में कैसे आएगा। तो हम लिखेंगे MO इज इक्वल टू वॉट? EVR बाय 2 होता है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? ME बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ E बाय ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 2ME हो गया, दिख रहा है? तो E बाय 2ME इंटू इस ME को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, ME इंटू V इंटू R हो गया। ये MVR किसका फॉर्मूला होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो फॉर्मूला ऑफ MO इन टर्म्स ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में क्या हो जाएगा? तो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? तो E बाय 2ME इंटू MVR को क्या बोलते हैं हम लोग? L बोलते हैं। L यानी एंगुलर मोमेंटम। समझ में बती नहीं? तो ये अपने को फॉर्मूला मिल गया एंगुलर मोमेंटम और गायरोमैग्नेटिक रेशियो के फॉर्म में। E बाय 2ME को हम लोग क्या बोलते हैं? गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। क्लियर है?
तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr होता है, तो इसीलिए हमने mvr के प्लेस पे क्या लिख दिया L लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हुआ किसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, कैसे फॉर्म में बोलो गारो मैग्नेटिक रेशियो और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में हो गया। अभी नेक्स्ट बोलेगा कि आप उसको बोर मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में फॉर्मूला लिखो, बोर मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में। तो बोर मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे इसको, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ MO यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन की फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा, जिसको हम लोग BM बोलते हैं, BMW नहीं है BM है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो हम लिखेंगे MO इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, तो MO, तो अगर हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर सेकेंड पोस्टुलेट, बोर ने क्या बोला था, बोर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज परमिटेड ऑर्बिट्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH बाय 2 पाई। तो अकॉर्डिंग टू बोर सेकेंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, NH बाय 2 पाई, NH बाय 2 पाई। क्लियर है। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of L in equation of MO क्या ऑप्शन हो जाएगा, L इज इक्वल टू MO इज इक्वल टू E बाय 2ME into L, on the place of L what we can write, NH by 2 pi, that's why ENH बाय 2 कितना हो गया, 4 हो गया, पाई ME हो गया। अरे क्लियर है, ये मिल गया अपने को फॉर्मूला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, कैसे फॉर्म में, बोर मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में। कैसे फॉर्म मिल गया, बोर मैग्नेट्रॉन के फॉर्म में। हम जानते हैं अगर n की वैल्यू कितना होगी 1, इफ n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको मालूम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितना होती है 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 जूल 31 kg हो गया। क्लियर है। तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सबकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की यानी बोर मैग्नेट्रॉन की जो अपने को वैल्यू मिल जाएगी, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की या बोर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितना मिल जाएगी, तो वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन इज कितना वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लिखेंगे 9.273 इंटू 10⁻⁻24। आगे जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के प्लेस पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल पर टेस्ला लिख सकते हैं। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। क्लियर, ये हम लोगों ने लिख दिया। क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन कितना हो गया 9.274। तो 9.274 इंटू 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जूल पर टेस्ला, ये इतना हो गया। कोई मुश्किल, यहां पर आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो कभी भी आपको पूछ लिया कि भाई आप एक्सप्लेन कीजिए, क्या एक्सप्लेन कीजिए, गायरो मैग्नेटिक रेशो। तो गायरो मैग्नेटिक रेशो की अगर मैं बात करता हूं तो गायरो मैग्नेटिक रेशो क्या हो जाएगा, तो गायरो मैग्नेटिक रेशो इज इक्वल टू व्हाट, E बाय 2ME, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द गायरो मैग्नेटिक रेशो। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो SI यूनिट ऑफ GMR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम हो गई, मास की यूनिट क्या होगी, kg हो गया, तो कूलम पर kg हो गया। क्या हो गया बोलो, कूलम पर kg। ये आपका गायरो मैग्नेटिक रेशो मिल गया। एनी डिफिकल्टी, देख लीजिए इसको एक बार।
ओके, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 3 डेफिनेशंस बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, 2 मार्क्स में बार बार वो डेफिनेशन पूछी गई हैं। एक मैग्नेटाइजेशन, दूसरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया आपका, और तीसरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया। वो तीनों अगर आप जान गए तो आगे आपका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आपको पूरा पूरा आ जाएगा, यानी आपको उसके ऊपर कमांड आ जाएगा, आपको उस पर टोटल कमांड आ जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में गारो मैग्नेटिक रेशियो भी आता है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लियर है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट आता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। V4 क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। समझ में आ रही? बात ही नहीं आ रही है? तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, MO क्या हो गया? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज दैट क्लियर? V वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो गया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? मैग्नेटाइजेशन का। कोई डिफिकल्टी? नेक्स्ट और करके दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो कि मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड इंटेंसिटी। तो वेयर एक्स क्या हो गया? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और H क्या हो गया? मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अभी इसके SI यूनिट क्लियर है? तो SI यूनिट देखते हैं हम लोग। SI यूनिट ऑफ M यानी मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन की SI यूनिट देखना है तो हम जानते हैं कि M इज इक्वल टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू ए। तो I की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। ए की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। तो ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से कैंसिल होगा, तो क्या यूनिट आ जाएगी? बोलो, एम्पियर पर मीटर आ जाएगा। तो इसकी यूनिट जो होती है मैग्नेटाइजेशन की वो क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। अगर इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, एम्पियर करंट को बताता है इसलिए ये एम्पियर ही रहेगा, और ये लेंथ को बताता है इसलिए L⁻⁻⁻⁻ हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस में लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी क्या हो गया? बोलो, एम्पियर पर लेंथ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड थिंग आती है आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आता है। क्या आता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है H से। किसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? H से। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू N इंटू आई, वेयर N क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, और I क्या हो गया? करंट हो गया। और अगर मैग्नेटाइजेशन के फॉर्म में देखेंगे तो मैग्नेटाइजेशन के फॉर्म में दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटाइजेशन के फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो H इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन बाय ससेप्टिबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है H का। H की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ H। तो SI यूनिट ऑफ H अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे सिंस X इज कांस्टेंट, X अगर कांस्टेंट टर्म है तो M का फॉर्मूला क्या था? X इंटू H था।
तो इसीलिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, h के, यानी जो बात m के लिए वही बात किसके लिए, h के लिए है। देयरफॉर h की SI यूनिट क्या हो जाएगी बोलो, तो अगर इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर थी तो इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर होगी। अगर इसका डायमेंशन एम्पियर पर लेंथ था तो इसका भी डायमेंशन एम्पियर पर लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी आती है, थर्ड डेफिनेशन, वो क्या आती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, हम जानते हैं m इज इक्वल टू एक्स इंटू एच है, तो x इज इक्वल टू एम बाय एच हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाय एच, रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नोन एज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब हम जानते हैं इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर, तो इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। अगर यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, कौन, x हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं, इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको हर एक कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में इसको याद करके ही दम लें। क्लियर है, एक बार देख लें आप लोग इसको मन की आंख से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इफ अ मेटेलिक रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है क्वेश्चन नंबर 6, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी बी, इफ मेटालिक रॉड is placed inside the solenoid, if metallic rod is placed inside the solenoid। क्लियर है, आपको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोल रहा है। तो क्या होता है बच्चों एक्चुअल केस, सोलेनॉइड क्या होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जब किसी सिलेंड्रिकल होलो पाइप के ऊपर कॉपर वायर को या किसी भी करंट कैरिंग वायर को रैप किया जाए तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो यहां पर केस क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर हम लोगों को एक मेटालिक रॉड को इंसर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि सोलेनॉइड की पहले से अपनी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस रॉड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी। जब उस रॉड को सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा आपको कि कंसीडर अ मेटालिक रॉड of length L is placed inside the solenoid in such a way that, सब पूरा मेंशन करेंगे। तो अभी हम लोग लिखेंगे आगे, फिर यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। आप क्या मेंशन करेंगे यहां पर, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड इज, तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड को हम लोग किससे बन करेंगे, बी नॉट से। तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई हो गया, म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट क्या हो गया, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया ये, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन क्या हो गया,
नंबर ऑफ टन्स ऑफ वायर, नंबर ऑफ टन्स ऑफ वायर, और आई क्या हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड। करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड हो गया। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ अ मेटेलिक रॉड, ऑफ अ मेटेलिक रॉड, एक मेटेलिक रॉड है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लिखना है, तो बी एम से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, तो म्यू नॉट एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट एम। इज दैट क्लियर? ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। तो जब इस रॉड को सोलेनॉइड के अंदर रख देंगे हम लोग, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के सम के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ अ सेटअप या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक रॉड। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक रॉड क्या हो जाएगा फॉर्मूला, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड प्लस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ मेटेलिक रॉड हो गया। अभी हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, B इज इक्वल टू बी नॉट के प्लेस पे क्या रखेंगे, म्यू नॉट एन इंटू आई प्लस बी एम की यहाँ पे क्या रखेंगे, म्यू नॉट एम रखेंगे। अभी हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं कि H इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू आई होता है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H लिख दूंगा मैं प्लस म्यू नॉट M। ये H कहाँ से आया, तो हम लोग लिखते हैं H, सिंस H इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू आई होता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने लिखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर भी इसलिए म्यू नॉट कॉमन निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, H प्लस M मिलेगा। इज दैट क्लियर? H प्लस M मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, M की प्लेस में मैं XH लिख दूंगा, क्यों, M क्या था, मैग्नेटाइजेशन था, तो सिंस मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, X इंटू H होता है, तो इसलिए मैंने X इंटू H लिख दिया। म्यू नॉट H को मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। 1 प्लस एक्स की प्लेस में मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, म्यू आर सब्स्टिट्यूट करूंगा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया, इंटू H हो गया। क्लियर है? तो म्यू आर, सिंस म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एक्स होता है, तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? अब म्यू इंटू म्यू आर की प्लेस पे क्या लिख दूंगा, म्यू लिख दूंगा मैं, यानी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम हो गया ये, इंटू H। तो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, सिंस म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो गया, यानी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमेबिलिटी हो गया, इज इक्वल टू बी। ये आपको मिल गया फाइनल फार्मूला। किसका फार्मूला मिल गया, बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, जो आपको डिराइव करना था। देख लीजिए एक बार इसको। क्लियर? तो अगर आपको मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के फॉर्मूले आते हैं, तो आपको ये ड्राइव करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। तो यहां पर हमारा टॉपिक डेरिवेशन का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बचा थ्योरेटिकल टॉपिक। देखो थ्योरेटिकल टॉपिक में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है ना, वो मैग्नेटिक मटेरियल वाला बार बार रिपीट हुआ है। कौन कौन सा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये तीनों की प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट होना चाहिए, और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बीच का डिफरेंस आपको खास तौर से मालूम होना ही चाहिए। इनकी प्रॉपर्टीज ही इनका डिफरेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी के बेसिस पे आप फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करो। तो डोमेन थ्योरी के बेसिस पे आपको फेरोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको जो इंपॉर्टेंट है, क्यूरी टेम्परेचर पूछ सकता है कि भाई क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है? हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन लास्ट में दी गई है, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो एक मरतबा उसको रीड कर लेना, क्योंकि ये पहले जो ओल्ड सिलेबस था इसके अंदर नहीं था, अभी न्यू सिलेबस के अंदर उसको उसने मेंशन किया है।
फिर एक क्वेश्चन आता है लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि एक्सप्लेन द डिस्टॉर्शन ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरी टेम्परेचर, कि अगर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई कर दिया गया तो किस तरह से फेरोमैग्नेटिज्म का डोमेन पूरा डिस्ट्रॉय होता है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये पूरा इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा आपको। आज के लिए मैं इसी चैप्टर तक ही कन्फाइंड रहता हूँ। नेक्स्ट कल के दिन इंशाल्लाह मैं सेक्शन 2 को पूरा कवर करूंगा। सेक्शन 2 के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कल के दिन मैं उनको कवर करूंगा। क्लियर है? तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक आप शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके ऊपर अभी हमेशा कंटिन्यू बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायो की भी। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम।